तो बच्चों जेई मेन का एग्ज़ाम चल रहा है तो ये थोड़ा सा देख लो। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैथ्स में थोड़ा लेंदी भी होता है और डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे अ, सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग है और 11 का और भी टॉपिक होते हैं, है ना। तो उसमें से एक टॉपिक ऐसा ये भी है जिसमें क्या है कि अगर थोड़ा बहुत हमें ठीक से मतलब हमने पढ़ लिया है तो फिर उसके हिसाब से वो वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगा। कैलकुलेशन कितनी अच्छी है वो डिपेंड करता है कि मतलब कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो कम टाइम में होगा, नहीं तो थोड़ा टाइम लगे लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, बस एक रिवीजन दे रहे हैं फॉर्मूले का। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये जो पहली चीज़ लिखी ये तुम लोग को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी था, है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है सब पता है हमें, है ना। ये क्या लिखा है, ये हमारा nth टर्म है, ये भी पता है। इसमें a हमारा फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस होता है। n क्या है, किस टर्म के बारे में बात हो रही है वो n बता रहा है। ठीक है। सम के बारे में भी पता है, एस एन हमें पता है n/2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और a और d अभी बता दिए क्या होता है। तो ये सब फॉर्मूले हमें एक याद भी है और इसको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत पहले से कर रहे हो तो इसमें तो कोई है ही नहीं प्रॉब्लम। आर एट टर्म को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब एस आर का मतलब है कि ए वन से लेके ए आर तक का सम, और एस आर माइनस वन का मतलब है ए वन से लेके ए आर माइनस वन तक का सम। अगर काटोगे माइनस ओपन करके तो ए आर, या ए आर मतलब यहाँ पे टी आर की बात हो रही है, ए आर टी आर एक ही बात है, तो ए आर आएगा, मतलब आर एट टर्म, वही टी आर बोल रहे। ठीक है। तो वैसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता लेकिन फॉर्मूला है तो लिख लिया। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो तीन टर्म की बात करी गई तो एपी में है तो जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा अगर सेम है तो फिर वो एपी में हो जाता है। दो टर्म की बात तो नहीं, तीन से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे अगर तुम अगर लिखोगे, यहाँ पे देखो ये तीन टर्म लिखे हैं और इसमें अगर लिख दो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, तो ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये लिखी है जो कि ऊपर भी वहाँ लिख दिया है। तो जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर तुम फर्स्ट और लास्ट टर्म का ऐड करो और सेकंड लास्ट टर्म का सम करो, या फिर थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम करो, तो आगे से और बैक से जितना डिस्टेंस पे तुम आ रहे हो उन टर्म का सम ले लो। ये जैसे लिखा है, तो ए वन प्लस ए एन, ऐसे लिख सकते हैं। और ए थ्री प्लस ए एन माइनस टू भी, मतलब जो भी जितना भी लिखना चाहो ऐसा। तो वो जो लिखा है ना वो यही प्रॉपर्टी है। ठीक है। और जो सम का फॉर्मूला प्रूव होता है वो इसी से होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लो। इसमें क्या है कि थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन, कि अगर हमारे पास तीन टर्म है तो इस तरह से लिया जाए, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे सिंप्लीफाई है, क्योंकि मान लो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ ए पी के जो भी नंबर्स हैं उनका सम, कोई कांस्टेंट है। ठीक है। इसमें अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो देखो डी कैंसिल हो रहा है, तो यानी ए के टर्म में आएगा और इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो ए सॉल्व हो जाएगा। मतलब हमारा काम थोड़ा सिंपल हो गया। अगर फोर टर्म्स हैं तो ये देखो ये लिखा है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि हमारा जो डिफरेंस वाला टर्म है वो कैंसिल हो रहा है, कॉमन डिफरेंस वाला टर्म जो बच रहा है वो हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि सॉल्व हो जाएगा एक ही इक्वेशन से। देखो पांच लिए गए। ठीक है। ज़्यादा भी ले सकते हो। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, जब थ्री और फाइव और सेवन है तो कॉमन डिफरेंस हमारा डी है, और जब फोर है और सिक्स है और एट होगा तो देखो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, टू डी है ना। तो वैसे मतलब याद रखने के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि ए माइनस थ्री डी ले लिया, दूसरा वाला नंबर ए माइनस टू डी ले लिया,
फिर तुम चार टर्म ऐसे नहीं बना पाओगे जिसमें डी कैंसिल हो जाए। ठीक है, इस वजह से ऐसा लिया जाता है, तो इसको याद रख लो। ठीक, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अब क्वेश्चन जैसे बनता है, एन एन अर्थमेटिक मीन्स को दो नंबर्स के बीच में डालना है हमें। तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन अभी हम लोग ने लिखा था ना, बी माइनस इक्वल टू सी माइनस ए करके, उसी तरह से अगर लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हमारा अर्थमेटिक मीन है, जो बीच में टर्म आ रहे हैं उसको बोला बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पे एक है तो एक, वरना दो तीन भी बोल सकते हो, और सबका मिला के भी एक अर्थमेटिक मीन होता है, उसको एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये टर्म्स हैं और अर्थमेटिक मीन निकालना है या फिर एवरेज, तो जब सिंगल तुम्हें ए एम निकालना होगा तो ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर्स ए पी में हो, ये कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं। तुम्हें क्या करना होता है, सम कर देना होता है और उतने ही नंबर से डिवाइड कर देना होता है। ये हमारा जनरल अर्थमेटिक मीन है, वैल्यू इसकी इसके हिसाब से निकाली गई है। और जो अर्थमेटिक मीन्स अभी हम लोग आगे देखेंगे वो थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वो एक नहीं है, कई सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म, जैसे तीन टर्म है तो मिडिल टर्म ही बन जाता है ए एम। अगर तुम सॉल्व करो तो बी इज इक्वल टू होता है, ये भी लिखा भी था हमने। तो अर्थमेटिक मीन वाला भी फॉर्मूला ध्यान रखो, ये सिंगल वाला। अब यहाँ पे एन अर्थमेटिक मीन को बीच में डालना है, ये देखो। अब इसमें वो वाली चीज़ नहीं कंफ्यूज करेंगे हम लोग कि वो वाला अर्थमेटिक मीन में तो सारे नंबर कोई भी हो सकते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखो भी तो, यहाँ पे दो ही नंबर लिखे हैं। दो नंबर किसी सीरीज के हिसाब से थोड़ी ना है, वो दो नंबर ऐसे ही हैं, उसके बीच में तुमने नंबर्स डाले हैं, और उस नंबर को डालने के बाद जो सीरीज बन गई है, ये बन गई है एपी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और नंबर डाल दो और सीरीज बन जाए जीपी। तो ये इसकी वजह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है, इसलिए इनको हम लोग एएम्स बोल रहे हैं। ठीक है, निकालने का तरीका जैसे हम लोग अगर कोई भी टर्म निकालना है एपी का, तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो दिया है, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। जो बी है वो हमारा, देखो यहाँ पे एन और प्लस वन और प्लस टू, बी जो है वो हमारा एन प्लस टूवेथ टर्म है। और अगर तुम्हें पहला फॉर्मूला याद है फर्स्ट स्लाइड वाला, तो बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस, तो यहाँ से डी निकल आता है, डी निकल आएगा। अब डी निकल आया तो तुम कोई भी टर्म निकालना चाहो, ए वन निकालोगे तो क्या लिखना होगा, ए प्लस डी। ए टू निकालोगे तो, ए टू मतलब थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म के लिए ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी करो तो टू डी, और डी की वैल्यू रखोगे तो ये फॉर्मूला लिखे। समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि कभी ऐसा भी होगा कि ये दो नंबर फिक्स हैं, इसके बीच में डाल दिया 10 अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, उनमें किसी एक की वैल्यू पूछी गई, फिर यही दो नंबर हैं, बोलिए 6 हार्मोनिक मीन्स डाल दिए। ठीक है, तो उनके लिए हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर उसका कोई फोर्थ ए एम और इसका थर्ड एच एम मिला के मल्टीप्लाई है, मतलब इसके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तुमको देखो फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, वरना ये भी है, और ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर इनको हटा के कोई एक ही अर्थमेटिक मीन डालो ए, तो वो ए हमारा क्या था, ये होता है ए प्लस बी बाई टू। लेकिन अब जब इसके हिसाब से सॉल्व करोगे, इनको हटा के डालोगे तो इसमें भी रिलेशन बनेगा, और रिलेशन ऐसा है कि वो पहली जो प्रॉपर्टी बताई है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म का सम, मतलब ए वन प्लस ए एन इज इक्वल टू टू ए लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते जब यहाँ पे लिखोगे तो ये हमारा फॉर्म आता है। समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
जीपी, जीपी में क्या है, अभी मान लो अर्थमेटिक मीन का तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जीपी मान लो अभी पढ़ा है, तो वो भी बहुत सिंपल है। उसमें कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो इसमें कॉमन रेशियो देखेंगे। मतलब A2/A1, अब जैसे यहाँ पे तो ले ही रखा है कि AR और A, तो इसका इसका डिफरेंस रेशियो आर है, इसका और इसका आर है, इसका इसका आर है, सबका आर है, तो कॉमन रेशियो आर है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म यहाँ पे भी हमें चाहिए, और कोई भी टर्म निकालना है तो ये देख लो। यहाँ थर्ड टर्म में AR² लिखा है, फोर्थ टर्म में AR³ लिखा है, मतलब nth टर्म में n-1 होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया nth टर्म के लिए, और फिर सम का फॉर्मूला लिखा है। सम वाला फॉर्मूला थोड़ा ज़रूरी है जानना, क्योंकि AGP भी पढ़ते हैं हम लोग, उसमें भी कुछ ऐसे ही कुछ काम में आएगा। तो Sn अगर हमारे पास ये है, ये n टर्म्स का सम है, इसमें अगर कॉमन रेशियो के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, और एक शिफ्ट करके लिख दो। इसमें करोगे तो AR आएगा, इसमें करेंगे तो AR² हो जाएगा, फिर इस वाले इसमें करोगे तो AR³ हो जाएगा, फिर अगर इस वाले में करोगे तो AR की पावर n अलग हो जाएगा, मतलब एक शिफ्ट करके लिखा है। फिर अगर तुम इसमें से इसको माइनस कर दो तो देखो क्या हो रहा है, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, a और माइनस AR⁴ a कॉमन हो जाएगा, 1 - R⁴ आया, और यहाँ से मिलेगा 1 - R, वो लिखा है। अब 1 - R⁴ लिखो अपॉन 1 - R लिखो, या R⁴ लिखो अपॉन R-1 लिखो, एक ही बात है, माइनस कॉमन करके बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला है एन टर्म्स के लिए। ये मेथड इसलिए ज़रूरी हो गया, हालांकि याद रखना है, पर मेथड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक में यही लगता है। ठीक है, तो इसको अभी बोला ना हमने कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो लिखा है ये समझ में आ रहा होगा। अगर R1 हो गया तो ए ऐसे एन टाइम लिखा है, तो n/a को सम कर दो, na हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट में क्या होगा, इनफाइनाइट अगर है हमारा, इनफाइनाइट टर्म का सम लिखना है, और r की वैल्यू 1 से कम है, तो अभी फॉर्मूला याद है, यहाँ से भी बन जाता है। अगर ये देखो 1 से कम है तो इसकी पावर इनफाइनाइट कर रहे हो, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो जीरो की तरह अप्रोच करेगी। जैसे मतलब 0.2 है, 0.2 की पावर 4 करो, 6 करो, 8 करो, तो बहुत बड़ी वैल्यू कर दो, तो ओवरऑल वैल्यू जीरो की तरह अप्रोच करेगी, तो a/1 - R। ठीक है, लेकिन उसके लिए अभी क्या बोला कि अगर वैल्यू बहुत कम है और उसको तुम इनफाइनाइट पावर दे रहे हो, तो जा रहा है जीरो की तरफ, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो फिर इन्फिनिटी का सम डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे इसका बहुत ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है। मतलब यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, और उसका जो आर है वो एक्स के टर्म में है, और तुमको बताना है कि सम ऑफ जो इनफाइनाइट जीपी है वो फाइनाइट है, तो उसका जो कॉमन रेशियो है वो तो ठीक है, उसमें जो एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लो कोई इक्वेशन लिख दें ऐसे, 1+2 - x+2 - x², ऐसे करते करते इनफाइनाइट। अब बोला जाए इसका सम फाइनाइट है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट है, तो ये जीपी दिख रहा है ना, कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, 2 - x दिख रहा है, तो 2 - x हमारा किसके बीच में होना चाहिए, क्योंकि कॉमन रेशियो है और फाइनाइट बोल रहे हो इनफाइनाइट जीपी का सम, तो मॉड आर जो होगा वो <<1, मतलब 2 - x जो मॉड उसका होना चाहिए, मतलब इस सॉल्विंग का बता रहे हैं कि ये हमारा फिर फॉलो होगा, इससे x पता चलेगा। समझ में आया। तो जैसे आंसर लिखना है, मान लो जो क्वेश्चन लिख दिया वो आंसर लिखना हमें, तो क्या लिखेंगे, 1 से 3। समझ में आ गया। ठीक, तो फॉर्मूले याद भी रखना है, और किस तरह से होता है वो भी ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत ज़रूरी है। ठीक,
चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन की बात है वैसे ज्योमेट्रिक मीन है। तो अगर तीन नंबर है तो एक बीच में हमने बोल दिया जीएम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रेशियो के हिसाब से बी बाई ए अपॉन बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए, सी बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, सॉरी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, है ना। अगर तीन नंबर इस तरह से सेटिस्फाई हो रहा है तो ए बी सी जी पी में होगा। अब यहाँ पे भी वही बात हो गई जो अभी अरिथमेटिक मीन में क्या था, कि एक तो ठीक है ना, लेकिन ए और बी के बीच में नंबर्स डाल रहे हो, ठीक है, ए और बी के बीच में नंबर्स डाल रहे हो और वो नंबर्स इस तरह से है कि पूरी सीरीज जीपी में हो रही है, ठीक है। तो जैसे ए और बी, और यहाँ पे जी वन जी टू लिख दिया ना, तो देखो लास्ट वाला टर्म कौन सा है, एन प्लस टू एट टर्म होगा। एन प्लस टू एट टर्म होगा, तो हम लोग लिखेंगे b इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर n माइनस वन होता है, तो n मतलब एन एट टर्म की बात हो रही थी, यहाँ पे n प्लस टू माइनस वन लिख देंगे। तो यहाँ से b बाई ए की पावर वन अपॉन n प्लस वन, ये r हो गया। अब जैसे ही r निकला वैसे ही सारे टर्म आ जाएंगे। g1 मतलब क्या होगा, ए आर, तो a इंटू आर। g2 मतलब ए आर स्क्वायर। ऐसे gn तक हम लोग सब निकाल सकते हैं। तो कौन से किस नंबर का हमें पूछा जा रहा है वो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो जीपी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो चाहिए था, वो हम निकाल के ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। चलिए, हार्मोनिक मीन। अभी हार्मोनिक मीन तो ठीक है, पर एचपी अगर देखना है तो एचपी का एनएट टर्म के लिए अगर मान लो ए बी सी डी एचपी में है, तो ए बी सी डी मतलब उसका रेसिप्रोकल कर लो। अगर कोई सीरीज एचपी में है तो उसके टर्म्स का रेसिप्रोकल कर लो, तो वो सीरीज एपी में हो जाती है। एपी का एनएट टर्म निकाल के उसका रेसिप्रोकल करो तो एचपी का एनएट टर्म आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने की बात है। तो जैसे दो है तो दो के हिसाब से तो हम लोग कर सकते हैं ना, ए और बी और सी है, तो वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी ए पी में होगा। और इसके हिसाब से अगर लिखोगे तो टू अपॉन बी इज इक्वल टू वन बाई ए प्लस, तो यहाँ से ये आ जाता है, हार्मोनिक मीन दो नंबर का निकल आएगा। अगर एन नंबर्स का निकालना है तो वैसे ही ए वन ए टू ए एन लिखा, उसका रेसिप्रोकल करके, मतलब वन बाई ए वन प्लस वन बाई ए टू से लेके वन बाई ए एन अपॉन एन, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। ये हमारा वन बाई एच है, ये लिखा भी है। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एच हमारा हार्मोनिक मीन आ जाएगा एन नंबर्स के लिए, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन हमने नहीं लिखा था तो ज्योमेट्रिक मीन भी लिख लेते हैं। अगर एन नंबर्स हैं तो ए वन ए टू इसकी पावर वन बाई, ठीक है। बस वैलिड कंडीशन के हिसाब से इसको लिखना है। अच्छा, यहाँ पे इसमें और इसमें जो रिलेशन है जी स्क्वायर इक्वल टू ए, जी अगर हम लोग का लिख दें बी, ए और बी के हिसाब से जी स्क्वायर होगा, तो ए बी लिख दिया, और ये ए जो होगा ए प्लस बी बाई टू हो गया, और एच क्या होगा टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो अपने आप वो ए बी इज इक्वल टू ए बी आ जाता है। तो जी और ए और एच में जो रिलेशन है वो ये है, जी ज्योमेट्रिक मीन, ए अर्थमेटिक मीन, और एच जो है वो हार्मोनिक मीन है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन टाइप से बनता है। ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे ए वन ए टू ए एन जो होंगे वो जीरो से बड़े होने चाहिए। मतलब ये इस तरह से, ये हमारा ए एम हो गया, ये जी एम हो गया, ये एच एम हो गया।
ठीक है। ठीक। अब जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा एजीपी है। एजीपी हमारा थोड़ा सा उसी तरह से जीपी वाला जैसे सॉल्व करना था, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं एजीपी। मतलब वो जो होगा वो इस तरह से एस इक्वल टू ए बी ए प्लस डी बी आर ए प्लस टू डी बी आर स्क्वायर, ऐसे करके, और लास्ट में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बी आर टू द पावर एन माइनस वन। देखो एक टर्म एक हमारा चल रहा है जीपी में, ठीक है। तो बस इसका ध्यान रखो। बाकी क्या है वो हम लोग का, अगर मान लो इन्फाइनाइट टर्म है तो ये हमारा ए प्लस डी ए प्लस टू डी उतना काम में नहीं है, लेकिन अगर एन टर्म्स है तब तो देखना ही पड़ेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस ये देखना है कि जो भी टर्म जीपी के हिसाब से है उसका कॉमन रेशियो बस तुमको देखना है। जो टर्म जीपी में है, मतलब इनटू में जो टर्म है उसकी बात नहीं, जो टर्म जीपी के हिसाब से चल रहा है उसका कॉमन रेशियो देखना है। तो तुमने क्या किया, उसका मल्टीप्लाई करके लिखना है और एक टर्म शिफ्ट करके, मतलब ए बी आर प्लस, इसमें करोगे तो ए प्लस डी बी आर स्क्वायर, फिर लास्ट में करोगे तो प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बी आर टू दी पावर एन, ऐसे लिखेंगे। और फिर माइनस कर देना है, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल, और जो बचेगा उसके हिसाब से लिखेंगे। तो ए बी बच रहा है, यहाँ से देखो ए बी आर कट जाएगा, डी बी आर बचेगा। ऐसे करते करते हमारा, ऐसे देखो जो डिफरेंस में अगर हुए हैं उसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ तक का ध्यान रखो, ठीक है। बाकी ये वाला टर्म बाद में बचा हुआ है हमारा। ये पूरा टर्म लिखा है यहाँ पे, ये जो सीरीज लिखी है ना, ये हमारी जीपी में आ जाएगी सीधे। अगले वाले में करोगे तो डी बी आर स्क्वायर आएगा, ये टर्म पूरा सीरीज जीपी में है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा नंबर लिखा है कि वो इसमें हो सकता है इन्वॉल्व, तो ले लेंगे, वरना यहाँ से तो जीपी होगा ही होगा अगर ये जीपी है तो। और यहाँ से अगर जीपी है तो इसका सम भी लिखा जा सकता है। इसमें जो टर्म्स हैं वो कितने हो जाएंगे, एन माइनस वन टर्म्स। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो आर है, एन माइनस वन टर्म्स हो जाएंगे, बस इसका सम लिखो। यहाँ पे ए बी लिखा और वो लिखा, अपने आप सॉल्विंग हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आर से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करके लिखना है। अगर इनफाइनाइट तक है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, उसमें आर हमारा वन से कम होगा, वन और माइनस वन के बीच में होगा। तो यहाँ पे आर की पावर एन बन रहा है ना, तो वो जीरो हो जाएगा। इसका इनफाइनाइट टर्म का सम लगा दो, और ये फर्स्ट टर्म है तो आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक। और इसमें ध्यान रखना है कि जैसे मान लो स्पेशल सीरीज और भी हैं, तो जैसे उसमें क्या ज़रूरत होता है, अगर हम लोग किसी भी सीरीज का एन एट टर्म पता कर रहे हैं, ए एन हम लोग निकाल पा रहे हैं, तो सिग्मा ए एन कर देना है, ये एस एन है। और ए एन मतलब सिग्मा ए एन का मतलब ए वन, एन की वैल्यू अगर वन से लेके एन तक जा रहे हो तो ए वन प्लस ए टू मतलब एन टर्म्स का सम है। और ये तब काम में आएगा जब हम लोग को ऐसा कुछ एन एट टर्म पता करना होगा, उसके बाद सम निकालना है। तो कुछ हम लोग को याद रखना है, सिग्मा वन क्या होता है, आर इक्वल टू वन से लेके एन तक एन होता है। सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है, आर इक्वल टू वन से लेके एन तक एन बाई सिक्स। अच्छा सिग्मा आर नहीं लिखा ना, वो भी लिखते हैं, ये होता है। सिग्मा आर होता है हमारा, सिग्मा आर का मतलब समझ रहे हो ना, वन आर की जगह वैल्यू रखते जाओ और ऐड करते जाओ। तो वन प्लस टू प्लस थ्री, इसमें था वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर तक का सम। सिग्मा आर क्यूब,
अगर n की जगह n-1 हो तो सब जगह n की जगह n-1 कर दो, और 1 से स्टार्ट होना जरूरी है, अगर 1 से नहीं है तो एक टर्म माइनस करके, मतलब r इक्वल टू 2 से स्टार्ट है तो फर्स्ट टर्म जो वैल्यू है उसको माइनस करना पड़ेगा। ये हमें चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें इसमें कैसा क्वेश्चन होगा, इसमें एस समय इस तरह से दिया होगा, वो एजीपी नहीं है। मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, एनसीईआरटी टाइप एग्जांपल। तो इसके हिसाब से बोला गया एस एन निकालो, और इसको एक टर्म बोल रहे हैं, तो इसमें तुम ए एन निकालोगे पहले। ए एन मतलब एन टर्म में क्या होगा, मतलब पैटर्न के हिसाब से समझोगे, पैटर्न के हिसाब से। जैसे ही पैटर्न पता चला तुमने एन टर्म लिख दिया। अब देखो थर्ड टर्म में 1+2+3 था, सेकेंड टर्म में 1+2 था, तो एन तक जाओगे। इसका ऐसे लिखेंगे, और फिर सिग्मा ए एन कर देना है। सिग्मा ए एन ये एस एन की वैल्यू होगी, और वहाँ पे अगर देखो तो 1/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर सकते हो। बाकी हमारा समेशन जो होता है वो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे लिख सकते हो। फिर इसकी वैल्यू रखो से n/6 टू वो वैल्यू रखने पे आंसर है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ 50 या 20 ऐसे करके होगी, क्योंकि अगर n में रखोगे तो वो वेरीफाई भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और है मतलब ऐसे अगर तुम्हें इस तरह से नहीं दिख रहा है तो डिफरेंस करके देखोगे। ठीक है, डिफरेंस मतलब s इक्वल टू a1 प्लस a2, उसमें हमें कॉमन रेशियो वाला टर्म नहीं दिख रहा है और होगा भी नहीं, ऐसे है। तो तुम इसको s को डिफरेंस मतलब एक टर्म शिफ्ट करके लिख दो बस, फिर माइनस करो तो ये 0 हो जाएगा। इधर आएगा a1 प्लस, ऐसे बनेगा। ठीक है, वो जो माइनस ए एन है ना उसको इधर ले आओ तो ए एन इज इक्वल टू, अब ए एन इक्वल टू तुम सॉल्व कर रहे हो, देखो यहां से यहां तक का सम अगर एन टर्म्स में निकल आए तो फिर ए एन पता चल जाएगा, और ए एन जैसे पता चलेगा हम लोग क्या यूज कर लेंगे, एस इक्वल टू सिग्मा ए एन, एन इक्वल टू 1 से लेके एन तक, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस किया है, तो जो डिफरेंस में पार्ट ले रहा है उसको ध्यान में रखेंगे। ए वन अगर इन्वॉल्व हो सकते तो ठीक है, वरना इसमें जितने टर्म्स हैं कितने हैं, एन टर्म्स हैं यहाँ तक। नहीं, n-1 है, एक a1 को हटा के ना, अगर a1 भी आ जाता है तो फिर n टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई सीरीज मिल जाएगी, बहुत लेंदी नहीं कराएंगे। अगर लेंदी कराना है तो फिर एक बार और डिफरेंस करना पड़ेगा, और एक बार और डिफरेंस करोगे तो फिर उससे जो ए एन डैश आएगा, अब की बार लिखोगे तो ए एन डैश लिखना पड़ेगा। ए एन डैश में समीशन लगाओगे तो ए एन आएगा, फिर ए एन पे समीशन लगाओगे तो एस आएगा, 2 बार समीशन करना पड़ेगा। तो उतना नहीं, यहाँ तक करो। ये जो डिफरेंस वाला पार्ट है ये किसी ना कोई सीरीज होगी, उसका सम निकाल दो, और जैसे ही ए एन पता चलेगा तो हमें सब पता है, वैल्यू सिग्मा आर स्क्वायर वो सब पता है, उसके हिसाब से हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो अगला जब एग्ज़ाम हो तो पहले इसको देख लो, और मेरे हिसाब से कम ऐसे 10-12 क्वेश्चन तो ज़रूर करो जिसमें सारी वैरायटी हो, तो जब कर लोगे तो वो एग्ज़ाम में भी हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक, ऑल द बेस्ट।